सिर्फ एक टॉपिक है वैसे 10 मतलब पेपर फर्स्ट में 10 टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक ये है। हाँ 10% मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 10% कर सकते हैं। क्यों? देखो कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो ना तो याद करने में हमेशा, समझने में ऐसा कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। थोड़ा सा उसको समझने और याद करने में तो बार बार जब पढ़ोगे तो अपने आप किसी के साथ ऐसे, हर किसी के साथ ऐसे होता है, कितना भी इंटेलिजेंट होगा तो एक बार में हर चीज़ याद हो जाए जरूरी नहीं होता है, बार बार रिवीजन है रिवीजन है रिवीजन। हाँ समझ नहीं आ रहा है वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो समझने वाली कोई प्रॉब्लम यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि माल्थस क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है, एकदम सिंपल चीज़ें बोल रहे हैं। अब उसको थोड़ा सा याद करके लिखने लायक बनने के लिए टाइम लगेगा, और बार बार पढ़ोगे, इसलिए मैंने कहा ना आपको कुछ नहीं करना, 10 बार एक ही चीज़ दे रहा हूँ, उसी को बार बार क्या करना है आपको, पढ़ना है, समझना है, जो आए हुए क्वेश्चन है उसको देखना है, प्रैक्टिस करना है। तो एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे करके हो जाता है। ये जब बच्चे भी जो 1 आध साल जिनको हो रहा होगा तो शुरू में भी वैसे ही थे, क्या प्रियांशु, कलम नहीं चलती थी जब लिखने बैठते थे, तो अब एक्सपर्ट हो गए, बोले अब लिख लेते तो चीज़ें, क्या विशाल अब तो लिख लेते हो ना अच्छे से। चलिए एक टॉपिक आज है पॉपुलेशन थ्योरी देख रहे थे हम लोग, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन देख रहे, उसमें एक थ्योरी है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हिंदी में कहते हैं जनांकिकी या जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी या जनांकिकी। संक्रमण सिद्धांत, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। डेमोग्राफिक जनांकिकी जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है, जनसंख्या के विशेषताओं से, जनसंख्या की विशेषताओं के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया जाता है ना, जनसंख्या की विशेषताओं के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया जाता है डेमोग्राफिक। जनसांख्यिकी का मतलब फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। आ रही बात समझ में, जो डेमोग्राफिक वर्ड है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में क्या आएगा आपका, वही आता है बर्थ रेट, जन्म दर वगैरह आ जाएगा, राइट। डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट कहते हैं आपका जो है। डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकल जाएगा, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकल जाएगा, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। दोनों को माइनस करेंगे निकलेगा ना कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे लोग, उनको डिफरेंस कर देंगे तो कितना होगा, नेचुरल ग्रोथ रेट आ जाएगा, है ना। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकलेगी, कितने जन्म ले रहे और कितने मर रहे, उन दोनों का डिफरेंस है कि नहीं, ये सब इसमें आ जाएगा। इसके अलावा डेमोग्राफिक क्राइटेरिया में सब कुछ आ जाता है इनके, ये तो मेन हो गया आपका। इसके अलावा आपका जो है क्या बोलते हैं आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है, मेन है आपका लाइफ, जीवन प्रत्याशा, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो कितने साल तक वह जीवित रहेगा उसका अनुमान लगाया जाता है, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो वो डिपेंड करता है हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करता है ना, जितने ज़्यादा हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी उतना ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, किसी भी देश की किसी भी कंट्री की ज़्यादा होगी। आए समझ में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें लिटरेसी रेट वगैरह भी आ जाते हैं, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, ये भी सब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स में आ जाते हैं आपके जो है। इसके अलावा और क्या आता है विशाल बाबू, ठीक है, आपका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर भी आ जाता है,
जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, कितने लोग किस किस कार्यों में लगे हुए। इसके अलावा इसमें रूरल अर्बन स्ट्रक्चर भी आ जाता है, ग्रामीण नगरीय संरचना भी आ जाती है, कितने लोग ग्राम में रहते, कितने लोग नगर में रहते, नगरीय संगठन कर सकते, कंपोजिशन। तो ये सब चीज़ें मुख्य रूप से डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में आते हैं, डेमोग्राफिक फीचर्स में आते हैं, है कि नहीं। आप कह रहे मुख्य रूप से ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो बर्थ रेट या फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं हम लोग, बर्थ रेट कितने जन्म ले रहे हैं, फर्टिलिटी रेट कितना फर्टाइल, प्रजनन दर भी कहते हैं फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक का मतलब ये हो गया, और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन है ना। मैंने कहा कोई भी चीज़ समझना है तो पहले एक एक वर्ड्स की मीनिंग समझ लो, उस वर्ड्स की मीनिंग क्लियर रहेगी तो आगे के कॉन्सेप्ट भी अपने आप क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना, कि एक किसी पर्टिकुलर चीज़ से किसी दूसरे पर्टिकुलर चीज़ में इंटर करना, ट्रांजिशन। तो चेंज दो तरीके से हो सकता है, तो सडन चेंज हो जाए, है कि नहीं। जैसे जो राजनीतिक सीमाएं हैं सडन चेंज होती है, छत्तीसगढ़ की सीमा खत्म होगी यहाँ पर और इधर आपके जो है मध्य प्रदेश स्टार्ट हो गया, मान लेते हैं, ये सडन चेंज हो गया, छत्तीसगढ़ की पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई जो सडन चेंज हो गई, है ना। ट्रांजिशन एक से तुरंत दूसरे में इंटर कर जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो दोनों के बीच की होती है, जैसे लैंग्वेज की बात करें तो सीजी लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोग अचानक से ख़त्म नहीं होंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, एमपी में बोलने वाली लैंग्वेज बढ़ते जाएगी, तो दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन जोन होगा, रीजन होगा। तो कई जगह पे क्या होता है, जोन की बात होती है, क्षेत्र की बात होती है, सडन चेंज की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड चेंज के लिए ही यूज किया गया है। ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पर जो है किसी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन, चेंज। अब किस में चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये बर्थ रेट डेथ रेट में चेंज की बात कर रहे हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट में चेंज की बात कर रहा है। यहाँ पर ट्रांजिशन या चेंज का मतलब किससे कॉन्टेक्स्ट में, आपका मेनली जो है ये वाले कॉन्टेक्स्ट में है कि किस तरीके से किसी भी देश का बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है और उसके कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चेंज होता है ना, मेनली हमारा है। बाकी इस पे और अन्य चीज़ें डिपेंड करती हो, बात की बात है। जैसे इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, एज स्ट्रक्चर भी इसमें आता है, एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना, ये सब पढ़ेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। आयु संरचना का मतलब कितने कितने आयु के बच्चे, जैसे 0 से 15 हमारे 3 एज ग्रुप में या पूरे वर्ल्ड में 3 एज ग्रुप डिवाइड किया जाता है, 15 से आपका 59 या 60 है ना, और 60 से एबव, ये 3 एज ग्रुप हम लोग डिवाइड करते हैं। ये आपका यूथ, ये आपका मैच्योर और ये आपका ओल्ड। तो ये एज स्ट्रक्चर कहलाता है। ये भी इस पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ये ज़्यादा होंगे, है ना, कम लोग मरेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा होंगे। और बीच में ये वाली स्थिति भी डिपेंड करेगी, फिर ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं और फिर आपका मरने वाले कम है तो ये भी ग्रुप आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। बीच में थोड़ी देर के लिए जो पैदा होने वाले कम हो जाएंगे तो धीरे धीरे मरने वाले कम रहेंगे तो ये बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा। तो ये इस पर ही जो है बाकी एज स्ट्रक्चर भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन जो मेन देखेंगे वह किससे, बर्थ रेट और डेथ रेट से है। और कैसे ट्रांजिशन, तो यहाँ पे ये सिद्धांत ये बताना चाहता है कि जैसे जैसे किसी देश का सामाजिक आर्थिक विकास होता है, पहले आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फिर सोशल डेवलपमेंट उसके बाद होता है ना। दोनों कभी कभी साथ साथ भी होते हैं, कभी कभी साथ साथ नहीं भी होते हैं ना। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठीक है क्योंकि तेल संसाधन है, आपके पास ऑयल रिसोर्सेस है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट उसके पैरेलल नहीं है ना। अभी भी महिलाओं की स्थिति, अभी कुछ सालों पहले ही उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, अभी भी भेदभाव देखा जाता है। और भारत में भी कई जगह पे साथ साथ है, कई जगह पे सोशल डेवलपमेंट पीछे दिखाई देता है, उसको समझेंगे अभी। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, ये सिद्धांत जो कहना चाहता है, बताना ये चाहता है कि कैसे कोई पिछड़ा हुआ देश या
आपका जो परंपरागत समाज है, परंपरागत देश है, या आपका जो परंपरागत समाज या परंपरागत जो कंट्री है, परंपरागत का मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़ा देश है ना, अविकसित देश है, जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ता है, विकसित की ओर बढ़ता है, किधर की ओर बढ़ता है आपका जो है डेवलपिंग की ओर बढ़ता है, डेवलप की ओर बढ़ता है, तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, इन दोनों में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो चेंज आता है वह सडनली नहीं आता है, आपका जो धीरे धीरे क्या होता है चेंज आना स्टार्ट होता है, कि धीरे धीरे बर्थ रेट कम होगी, है ना, डेथ रेट भी कम होगी, लेकिन डेथ रेट पहले कम होती है, क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि हम अभी भी, हमारी सोच उतनी अभी भी अधिक क्या चाहिए आपको जो है लड़के की चाहत में पॉपुलेशन ग्रोथ चलते रहती, सोशल डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा था हमारा जो है ना, महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिला होता है, महिलाओं का डिसीजन मेकिंग में आपका जो कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो इन सब कारणों से बर्थ रेट उतना कम नहीं हो पाती है। पहले डेथ रेट घटना स्टार्ट होती है, लेकिन बर्थ रेट उसके पैरेलल घटना स्टार्ट नहीं होती है, वो थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थर्ड स्टेज में जाकर के होगा, जब दोनों बर्थ रेट भी घटना स्टार्ट होगी। और जो विकसित देश हो जाते हैं तो वहाँ पे दोनों ही कम हो जाते हैं, बर्थ रेट भी कम है और आपका डेथ रेट भी कम है। तो इस तरीके से कोई पिछड़ा हुआ देश या अल्पविकसित देश जो है समय के साथ जब डेवलपिंग रास्ते पे चलता है तो बर्थ रेट और डेथ रेट में भी क्या होता है चेंज आना स्टार्ट होता है, और जो कई स्टेजेस में आता है। तो मुख्य रूप से 4 स्टेज बताया गया, 5वां अब हम लोग जोड़ते, कई सारे देशों में माइनस में पॉपुलेशन जा रही है तो 5वां स्टेज हम लोग जोड़ लेते हैं या कुछ विद्वान जोड़ते हैं। मेन आपके 4 स्टेज बताए गए, उन 4 स्टेज के रूप में देखेंगे कि कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं, उसको समझेंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ या आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ साथ किस प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर भी क्या होती है समय के साथ चेंज होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में यह सिद्धांत दिया गया है। किसने दिया? तो 2 लोगों का नाम आता है, पहले थॉमसन ने दिया था, उस बाद में उसमें कुछ चेंज किया, कंट्रीब्यूशन किया नोटेस्टीन ने, थॉमसन ने, इसलिए हम लोग कहते हैं थॉमसन एंड नोटेस्टीन। नोटेस्टीन करके है आपका, इन दोनों ने दिया था आपका जो, तो थॉमसन एंड नोटेस्टीन का नाम आएगा। तो देखेंगे अभी स्लाइड्स में उसको लिखा हुआ तो उसको नोट कर लीजिएगा, ये इन्होंने दिया। तो इस सिद्धांत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहली बात कॉन्सेप्ट क्या है, डेमोग्राफिक थ्योरी है क्या, पहले तो इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद 5 स्टेजेस देखेंगे, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने चरण माने गए हैं आपके? 5 चरण माने गए, 5 चरण, जनसंख्या परिवर्तन के कितने चरण माने गए हैं? 5 स्टेज माने गए, 5 चरण माने गए, है ना। और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एंड एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं। और उसके बाद देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे भारत के संदर्भ में यह कहाँ तक एप्लीकेबल है या नहीं है, भारतीय संदर्भ में, और भारत की संदर्भ के कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज के संदर्भ में भी देखेंगे, विकासशील देशों में इसकी प्रासंगिकता, क्योंकि ये यूरोपियन स्टडीज़ पर बेस्ड है, यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टडीज़ पर क्या है? बेस्ड है। रिलीवेंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये 3-4 डायमेंशन देखेंगे। और आलोचना लास्ट में, क्रिटिसिज्म लास्ट में, इसकी कमी क्या है, कमी बीच में भी देख सकते हैं, क्रिटिसिज्म क्या है। 3-4 डायमेंशन से पूरे क्वेश्चन जो आए होंगे इसी से बन जाते हैं। जीएस में भी हेल्प करता है ये क्वेश्चन, प्रीलिम्स में, जीएस में भी यही से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया था प्रीलिम्स में 2-3-4 साल पहले, वो भी ध्यान में रखना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको देखना है किसने दिया, क्या दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में दिए, जो मैंने भाषण दिया आपको वही चीज़ आपको नोट डाउन करना है। तो
आज मैंने तो ये आपका है इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी भाषण देने की कोशिश की आप लोग को। तो लिखना है तो नोट डाउन कर लो। पढ़, राहुल बाबू बोलते हैं घर जाके टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, तो यही टाइम वेस्ट कर लो। घर जाके टाइम वेस्ट होता है उतारने में, तो यहीं पे टाइम वेस्ट कर लो, क्या कर सकते हो। तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत उन देशों के परिवर्तन की व्याख्या करता है जो पूर्व औद्योगिक से औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ते समय उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर बदल जाते हैं ना। सबसे पहले क्या होता है, जब पिछड़ा समाज होता है तो हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होता है। समझेंगे ग्राफ से और समझाऊंगा, अभी तो इंट्रोडक्शन है। समझ में, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले हम लोग प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में थे, तो उस समय समाज पिछड़ा हुआ था, अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी हमारी जो है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर चीज़ भगवान भरोसे चल रही है ना। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास है ही नहीं, तो दोनों ही ज़्यादा होंगे। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होंगे, शुरुआत में ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे विकास, आर्थिक विकास प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटीज़ में सुधार होता है, तो वो फिर आगे आना, चेंज होना स्टार्ट होते हैं। ये प्रतिपादक का नाम है, थॉमसन ने 1929 में दिया। फिर फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन ने, नोटेस्टिन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, वो आपका 45 में उसमें चेंज किया। क्लियर है। WS थॉमसन, थॉमसन ही लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। प्रोपोंडेड, हाँ मतलब किसने दिया, प्रोपोंडेड बोलते, फाउंडर बोल सकते हो, गिवन बाय भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका कोर आइडिया, सबसे मेन आइडिया वही बताया कि जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक विकास होता है ना, आर्थिक विकास उससे पहले होता है, तो आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ जो प्रजनन दर है या जन्म दर है और मृत्यु दर, दोनों में क्या होती है, गिरावट आना स्टार्ट होती है ना। प्रजनन क्षमता या बर्थ रेट या और मृत्यु दर में, दोनों में गिरावट आना स्टार्ट होती है। होता है, ऐसा होता है, सामान्यतः देखेंगे तो ऐसे ही होता है कि जैसे आर्थिक विकास होता है आपका, हम स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाते हैं तो पहले डेथ रेट कम हो जाता है, और सामाजिक विकास जब होता है तो बर्थ रेट भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम इक्वल जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करते हैं आपका जो है, तो फिर बर्थ रेट भी क्या होता है अपना, कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, तो ये इसका मेन कोर है। अब इसके 5 स्टेजेस बताए, उसको ग्राफ बना करके पहले समझते हैं, फिर उसके आगे की कहानी देखेंगे। हो गया साक्षी? ठीक है, इस ग्राफ को मैं अपने से बना देता हूँ, तो बनाना तभी बना पाओगे इजी वे में।
तो मेनली वैसे 4 स्टेज माना गया है। स्टेज 1 स्टेज, कुछ लोग 5वां स्टेज मानते, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। ये है आपका बर्थ रेट का ग्राफ। BR का मतलब जन्म दर का ग्राफ है। ये हो गया आपका डेथ रेट का ग्राफ हो गया, डेथ रेट या मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, हिंदी में जन्म दर और मृत्यु दर। ये वाला ग्राफ है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर का ग्राफ है। कुल जनसंख्या में वृद्धि का ग्राफ का लेना, कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ग्राफ को समझते हैं, उससे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो दोनों ने जो है शुरुआत में 4, 5वां बाद में जोड़ा गया, तो मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं, बाद में 5वीं अवस्था जोड़ी गई। ठीक है, तो पहली अवस्था को हम लोग कहते हैं, फर्स्ट स्टेज को हम लोग कहते हैं उच्च स्थिरता की अवस्था कहते हैं, हाई स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले समझ में आ गया कि हम पढ़ने क्या जाने वाले हैं कि कैसे आर्थिक सामाजिक विकास, है ना। आर्थिक विकास का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक का मतलब पर कैपिटा इनकम, आपकी इनकम बढ़ रही है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपका शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर है कि नहीं, महिलाओं की स्थिति, हमारी समाज के बारे में सामाजिक सोच, ये सब किस में आता है, सोशल डेवलपमेंट में आता है ना। कई सारे अभी भी मिलेंगे, जब पंजाब हरियाणा इकोनॉमिक रूप से डेवलप्ड स्टेट में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या कहाँ होती है, पंजाब हरियाणा में मिलेंगे। महिलाओं की भ्रूण हत्या की इलीगल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। इसका मतलब सामाजिक रूप से अभी उनकी सोच महिलाओं के प्रति नहीं हुई है उतनी अच्छी, जो है सबसे अच्छा मिलता है जनजातीय क्षेत्रों में। तो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भले कम दिखेगा, लेकिन सोशल कल्चरल डेवलपमेंट ट्राइबल्स में देखेंगे तो हमसे कई गुना
ज़्यादा है। ट्राइबल कल्चर में कहीं महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, मातृत्व प्रधान समाज मिलेगा आपका जो है ना। बस्तर में चले जाओ, रात के 10-11 बजे भी लड़कियां घूमते हुए मिल जाएंगी जंगल में। सबसे कम रेप केसेस कहाँ मिलते हैं आपका, छत्तीसगढ़ में बात करूँ तो बस्तर वाले एरिया में मिलेंगे आपको। आ रही बात समझ में? तो हम अपने आप को भले डेवलप्ड बोलते हैं, लेकिन तो वुमन स्थिति देखेंगे तो महिलाओं की ज़्यादा बेटर है ट्राइबल कल्चर में आपका जो सामाजिक स्थिति वहाँ पे। ठीक है, शिक्षा कम है, थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह के इकोनॉमिक के साथ उसको जोड़ने की ज़रूरत थी, लेकिन नेचुरली देखेंगे तो ट्राइबल ग्रुप में सोशल डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा, सोशल जो उनके ओपिनियंस थॉट्स हमसे ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर पहला स्टेज को हमने क्या कहा हुआ है, उच्च स्थिरता की अवस्था कहा हुआ है। तो पहला स्टेज का मतलब जब देश या हमारी जो अर्थव्यवस्था क्या होती है, अत्यधिक पिछड़ी होती है ना। फर्स्ट स्टेज का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, अत्यधिक पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की बात कर रहे हैं। अत्यधिक पिछड़ी अर्थव्यवस्था, हाईली बैकवर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हाईली बैकवर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो अत्यधिक पिछड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था पिछड़ी मतलब आर्थिक सामाजिक विकास दोनों ही यहाँ पे क्या है आपका, पिछड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या मिलेगी आपका, बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है ना। 35 ग्रेटर देन 35,000 पर 1000। इसका मतलब होता है 1000 बच्चे पैदा होते तो 35 से ज़्यादा मर भी रहे, 35 से ज़्यादा जन्म भी ले रहे हैं। 35 जन्म और 35,000 पे 35 जन्म ले रहे, 1000 पे 35 मर भी रहे। आ रही बस समझ में? समझ पा रहे हो? पहला पॉइंट का हम किसकी बात कर रहे हैं, जो अत्यधिक हाईली बैकवर्ड इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट भी बैकवर्ड है, दोनों की बात कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक दोनों ही पिछड़ापन है। तो चूंकि आर्थिक पिछड़ापन है तो हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो अत्यधिक वही पुराना जनजातीय समाज जो जंगलों में रहता था, मान के चलो, तो उनके लिए क्या था, हर चीज़ भगवान भरोसे ही थी। बच्चे पैदा होना भी भगवान भरोसे और मरना भी, बीमारी फैल गई तुरंत मर जाएंगे। तो जीवन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कम होती थी आपकी जो। तो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा है, दोनों ही हाई है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या पॉपुलेशन ग्रोथ लगभग यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रहेगा आपका, जो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, पॉपुलेशन यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, या बहुत ही स्लाइटली धीरे से थोड़ा सा बढ़ेगी आपका जो है, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा है। मतलब 35 बच्चे पैदा हो रहे, 35 लोग मर भी रहे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपका क्या है, लगभग स्थिर है। कारण इसका क्या है कि अत्यधिक पिछड़ेपन के कारण से, कारण आपका यहाँ पर क्या है, आपका अत्यधिक पिछड़ापन है, आपका सामाजिक आर्थिक सब पिछड़ापन है, हाईली बैकवर्डनेस है समझ में। इसलिए इसको नाम क्या दिया, हाई स्टेशनरी स्टेज नाम दिया हुआ है। उसका हमने क्या नाम दिया है, हाई स्टेशनरी स्टेज, उच्च स्थिरता की अवस्था, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या है, हाई है। उसके कारण से पॉपुलेशन क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, स्टेशनरी है। आ रही बात समझ में? तो ये आपका ये वाला ग्राफ देखिए, बर्थ रेट है ना, इधर आपका ये डेथ रेट बर्थ रेट वाला ग्राफ आएगा। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एक ही इधर ही ले रहे हैं हम लोग। तो बर्थ रेट भी ज़्यादा है ये, लेकिन यहाँ पे मैंने डेथ रेट को थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कभी डेथ रेट अचानक से बढ़ जाती है, जैसे कभी कैलेमिटी आ गई, कैलेमिटी मतलब आपदा आ गई, महामारी आ गई, तो बर्थ रेट अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मल है तो कम हो जाएगी। तो इस कारण से सॉरी डेथ रेट में डेथ रेट में इसलिए क्या दिखाया मैंने, फ्लक्चुएशंस दिखाया हुआ है ना। ग्राफ को ऐसे बनाया हुआ है। डेथ रेट अचानक से बढ़ जाएगी जब कैलेमिटी वगैरह आएगी। कैलेमिटी मतलब महामारी, आपदा वगैरह कुछ आ गई तो, और फिर थोड़ा सा कम हो जाएगी फिर। तो ये कम ज़्यादा होते रहती है। कौन सी वाली, आपका डेथ रेट, आपदा वगैरह के कारण से। ये सब लिखा हुआ है स्लाइड्स में, तो मैं समझा रहा हूँ, उसको पहले समझना बस है। उसके बाद वो लिखी हुई चीज़ को आपको नोट कैसे करना है, लिखना कैसे है, उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो समझ गए तो उसी को आपको कवर करना है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे जनसंख्या, ये ग्राफ देखिए वाला, जनसंख्या लगभग क्या है, स्थिर है। यहाँ पे पॉपुलेशन लगभग क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही, लगभग क्या है आपका यहाँ पर कांस्टेंट बना हुआ है। ये वाला ग्राफ तीसरा वाला, आ रहा है ना समझ में।
ये दोनों हाई हो गए और ये इस कारण से कुल जनसंख्या यहाँ पे लगभग क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर पॉइंट। अब सेकंड स्टेज में आते हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इस स्टेज में आज की डेट में बहुत ही कुछ एक आध आइलैंड्स वगैरह होंगे जो प्रशांत महासागर के अत्यधिक पिछड़े द्वीप वगैरह होंगे, है ना। एग्जाम्पल इसके आज की डेट में बहुत कम मिलेंगे। तो आदि मानव था, आदि समाज था, वो लगभग उस समय ये स्थिति रही होगी। आपका जो है आदि मानव वाला समाज था, वह स्थिति शुरुआत में ऐसी स्थिति रही होगी। आपका जो है जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप वगैरह है, उसमें यह स्थिति अभी भी देखने को कुछ रीजन्स में हो सकती है। एग्जैक्टली मिलना मुश्किल है, क्योंकि लगभग सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ विकास प्रारंभ हो गया है। तो कुछ प्रिमिटिव लिख सकते हो एग्जाम्पल में, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह हो सकते हैं, खास करके पैसिफिक ओशियंस में, प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों में मिल सकते हैं। एन एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रिमिटिव नहीं अभी तो फर्स्ट ही सेकंड में कहा, सेकंड तो बता, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना मैं, कि ये वाली स्थिति जहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा हो, डेथ रेट भी ज़्यादा हो, पॉपुलेशन इस कारण से आपका क्या हो, लगभग कांस्टेंट हो। तो यह स्थिति आज के समय में देखेंगे तो मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हो सकते हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो पैसिफिक ओशियंस में आइलैंड्स वगैरह है, प्रशांत महासागर में कुछ आइलैंड्स है, वहाँ पे अत्यधिक पुरानी जनजातियाँ वगैरह रहती है, वहाँ पे कुछ मिल सकता है। आ रही बात समझ में। जैसे इंडिया में देखेंगे तो अंडमान निकोबार में सेंटिलीज करके ट्राइब ग्रुप है, आज भी भगवान पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे किसी का भी जाना आना अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे उनका जो चल रहा होगा जन्म दर, मृत्यु दर, वो सब भगवान भरोसे चल रहा होगा, है ना। हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो अपने हिसाब से वहीं पे रहते खाते, है ना, बहुत लिमिटेड संख्या में बचे हुए। तो इस तरीके से एक आध दो जगह पे मिल सकते हैं, मिलना। अब आते हैं सेकंड स्टेज में, तो यहाँ तक समझ में आ गया फर्स्ट स्टेज सबको। सेकंड स्टेज में आते हैं। सेकंड स्टेज को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। सेकंड स्टेज को क्या जाता है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेट कहा जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट या तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहते हैं, या तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहेंगे, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकंड स्टेज में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, क्योंकि आर्थिक विकास प्रारंभ हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गया आपका, प्रारंभ हो गया, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हो गई आपकी, सुविधाएं बढ़ गई, हेल्थ फैसिलिटीज क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। आया समझ में। तो इसके कारण से डेथ रेट में तेजी से गिरावट आती है, मोर्टेलिटी रेट में आपका क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट में तेजी से गिरावट। इंग्लिश में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा वर्ड यूज होता है, अच्छा लगता है। हिंदी में हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं। 12वीं तक कौन से स्कूल में पढ़े हैं? रेलवे में पूरा इंग्लिश मीडियम पढ़ाते एकदम ठीक। हिंदी थोड़ा बहुत, बाकी लोग तो हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे क्या होता है आपका, एक हिंदी पेपर भी पास होना है ना, तो हिंदी भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश वालों को हिंदी जनरल हिंदी का पेपर होता है और वो क्वालिफाइंग होता है, और वो पास नहीं होगा तो बाकी चीज़ें, तो थोड़ा सा हिंदी पढ़ने की आदत भी बाइलिंगुअल क्लास में कर लेंगे, तो आगे हिंदी वाले पेपर के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया आपका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। तो डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट में सडनली क्या होता है आपका, कमी आना स्टार्ट हो जाती है। आगे बस समझ में। लेकिन होता क्या है कि सामाजिक विकास अभी प्रारंभ नहीं हुआ रहता, सामाजिक विकास अभी जो है
प्रारंभ नहीं हुआ रहता है, नो से सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ रहता है, उस रेट से स्टार्ट नहीं हो रहता है ना, सोशल डेवलपमेंट नॉट स्टार्टेड। आ रही बात समझ में? तो इसके कारण से जन्म दर अभी भी क्या बनी रहती है, बर्थ रेट अभी भी हाई बनी रहती है, बर्थ रेट अभी भी क्या बनी रहती है, उच्च बनी रहती है, ज़्यादा बनी रहती है। आया समझ में? क्योंकि सामाजिक विकास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी वही सोच, जेंडर इक्वालिटी नहीं है ना, आप कह जो है, तो इसलिए बर्थ रेट अभी भी क्या बना रहता है, हाई बना रहता है। तो अब क्या हो गया, बर्थ रेट ग्रेटर देन, तो ऐसी स्थिति में अब क्या हो गया, बर्थ रेट ग्रेटर देन मॉर्टेलिटी रेट, और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है आपका जो है, तो इस कारण से रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। रिजल्ट क्या होता है आपका जो है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम क्या होता है आपका जो रिजल्ट क्या होता है, परिणाम रिजल्ट क्या होता है, कंसिक्वेंसेस क्या होता है आपका जो है, कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। आया समझ में? तीव्र जनसंख्या वृद्धि होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा गया है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा गया है ना। इंडिया को रखना है तो 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज में रखते हैं हम लोग जो है, इंडिया को यहीं पे कंपेयर करना है तो इंडिया जो है 1921 से पहले है ना, आपका जो है 1921 से पहले, बिफोर 1921 इस स्टेज में मान सकते हैं हम लोग, भगवान भरोसे चल रहा था ब्रिटिश टाइम पीरियड में आपका जो है, राइट। फिर उसके बाद इंडिया में 51 के बाद सेकंड स्टेज आ जाता है। 51 के बाद अचानक से पॉपुलेशन बढ़ा हमारा, जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ध्यान दिया, डेथ रेट कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी, तो 1951 से लेकर के 1981 तक इंडिया की स्थिति देखेंगे तो कौन सी स्टेज में थी आपकी, सेकंड में थी। आया समझ में? ठीक है, तो आज देखेंगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान अभी भी है ना, जहाँ पे 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा सेकंड स्टेज में कहे जाएंगे। पॉपुलेशन विस्फोट का मतलब होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब 2% से जहाँ पे भी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगा है ना। इंडिया का कम हो गया, इंडिया का 2011 के हिसाब से है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 1991 मतलब 1981 से लेकर 2.14 था, फिर 2001 में ये हो गया 1.93 हो गया, और 2011 में 1.67 हो गया, और 2021 का भी आया नहीं, आने वाले समय में 21 प्लस आगे का डेटा आएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ 2 से कम हो गया, इसलिए मैंने कहा ना 81 से 91 के बीच में ये डेटा था हमारे पास। तो 81 तक हम लोग किस में थे, एक्सप्लोजन की स्थिति में थे। एक्सप्लोजन के बाद 91 के बाद ही हमारा कम होना स्टार्ट हो गया। आ रही बात समझ में? तो 91 से 2001 में ये डिक्लाइन करके इतना हो गया। तो 91 के बाद हम लोग किस स्थिति में आ गए, थर्ड स्थिति में आ गए। वर्तमान में किस में है, तो थर्ड स्टेज में कहलाएंगे इंडिया। आया समझ में? चलूँ आगे, है कि नहीं? तो ये आपका ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेज की स्थिति हो गई। सेकंड स्टेज, ग्राफ समझिए। अब यहाँ पे ग्राफ देखिए, बर्थ रेट तेजी से, सॉरी बर्थ रेट अभी बहुत ज़्यादा बना हुआ है ना, बर्थ रेट अभी भी क्या बना है, हाई बना हुआ है ना। धीरे धीरे घटने स्टार्ट होगी लास्ट में जा करके, लेकिन अभी भी हाई बना है। डेथ रेट तेजी से नीचे आ गया है ना, डेथ रेट वाला ग्राफ तेजी से क्या हो रहा है, नीचे आया, और बर्थ रेट अभी भी ऊपर बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, टोटल पॉपुलेशन क्या हो रही है, सीधा ऊपर खड़ा जा रही है। टोटल पॉपुलेशन क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। तो ये सेकंड स्टेज वाला ग्राफ हो गया। क्लियर है? ग्राफ से, ग्राफ समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है ना। बहुत ही साइंटिफिक है, मैंने कहा समझ गए तो, ना समझने वाली कोई बात नहीं है। आईएएस बनना तो इतना ग्राफ और इतनी चीज़ें बेसिक समझ तो होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर काम नहीं चलेगा। तो समझ में आ गया? अच्छा, सेकंड स्टेज पे ये सेकंड स्टेज की स्थिति हो गई, राइट। अब आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में आपका जो है, अब यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है।
इसीलिए बर्थ रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट में तो गिरावट आती है, आपका बर्थ रेट में भी गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बर्थ रेट अभी भी क्या बनी रहती है, ग्रेटर देन डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट बनी रहती है। आ रही बात समझ में? मतलब सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की स्थिति सुधरने लग गई, इसलिए बर्थ रेट में भी गिरावट आती है, लेकिन अभी भी बर्थ रेट क्या बनी है आपकी, जो है ग्रेटर देन डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट। हाँ, इसका थर्ड का नाम है आपका जो है, इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसको धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था कहते हैं, धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था। आपका जो है इसका इंग्लिश हो जाएगा आपका ग्रेजुअली, आपका जो है ग्रेजुअली या इनिशियली, इसका हिंदी इंग्लिश वर्ड है, एक मिनट देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है आपका। धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था, मतलब जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती तो है, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ती है। हाँ, लेट वाला होगा, नहीं ठीक है, लेट ईयरली वाला हो गया, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिखा था उसको आप क्या जो उसको भी वर्ड यूज कर सकती है वाला, लेकिन लेट एक्सपेंडिंग, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज है, इसको ये भी कहा जाता है, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज भी कहा जाता है। ऑब्लिक करके वो भी लिख लीजिएगा, अर्ली एक्सपेंडिंग करके। सेकंड स्टेज को जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिखा था मैंने, तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिख लीजिए, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज भी कहा जाता है उसको। और हिंदी में है लेट एक्सपेंडिंग या धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था, धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था, जनसंख्या वृद्धि वाली अवस्था। आया समझ में? तो पहले फिर उस ग्राफ में जाना पड़ेगा मुझे। तो धीरे धीरे या लेट एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपका जो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही रहता है, सोशल डेवलपमेंट में भी स्टार्ट हो जाता है, दोनों स्टार्ट हो गए आपका, ये भी स्टार्ट हो गया आपका जो है सोशल डेवलपमेंट आल्सो स्टार्ट्स, जिससे बर्थ रेट में भी क्या होती है आपकी जो है गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है, बट स्टिल बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट। इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती तो है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस बट स्लोली, नॉट दैट मच, धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए इसको हम लेट एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। जैसे इंडिया वर्तमान में है, तो इंडिया में वर्तमान में 1.67 बताया है, 2021 मतलब 15 साल हो गए, तो लगभग ये 1.5 से कम हो गया होगा हमारा इंडिया वाला, 1.5 से कम हो गया होगा, लेकिन बढ़ तो रही है पॉपुलेशन, धीरे बढ़ी, 1 के आसपास आ गया होगा, इंडिया भी कितने के आसपास होगा, 1 के आसपास होगा, लेकिन पॉपुलेशन ग्रो तो कर ही रही है, इसलिए लेट एक्सपेंडिंग में आ जाएगा स्लोली। चाइना वगैरह भी इसी में है ना, चाइना वगैरह भी, हालांकि चाइना मेरे ख्याल से 4th वगैरह में इंटर कर गया होगा अभी, ठीक है। ब्राज़ील है इंडिया के साथ में, ब्राज़ील आ जाएगा, ये सब कंट्रीज है जो इसी स्टेज में मिलेंगे, एग्जाम्पल्स वहाँ मिल जाएंगे, अभी स्लाइड्स में देखेंगे तो। और क्लियर है? तो ये कौन सा स्टेज हो गया आपका, 3rd स्टेज हो गया। क्लियर है? ग्राफ समझ में आ गया? ग्राफ देखिए 3rd स्टेज वाला, ये वाला है 3rd स्टेज में। अब क्या हो रहा है, डेथ रेट तो कम हो ही रहा है, बर्थ रेट भी तेज़ी से कम हो रही है यहाँ पे ना, बर्थ रेट भी तेज़ी से नीचे आ रही है, लेकिन अभी भी इसकी तुलना में ऊपर है, तो इसलिए पॉपुलेशन यहाँ बढ़ तो रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। ये आपका पॉपुलेशन क्या बढ़ रही है यहाँ पे, धीरे धीरे बढ़ रही है। आई बात समझ में? तो ये हो गया। अब आते हैं 4th स्टेज में, अब आते हैं हम लोग 4th स्टेज में। तो 4th स्टेज में क्या होता है, अब यहाँ पर अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अपने एक्सट्रीम पर होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर होता है, और सोशल डेवलपमेंट भी ठीक ठाक एक्सट्रीम पे आ जाता है। आया समझ में? दोनों ही, जैसे अमेरिका, यूरोप की कंट्रीज हो गए पूरे के पूरे, दोनों ही डेवलपमेंट में आ गए। इसके कारण से क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों तेज़ी से कम हो जाते हैं। डेथ रेट तो कम होता ही रहता है, बर्थ रेट भी तेज़ी से कम होता है। डेथ रेट तो धीरे धीरे कम होता ही रहता है, बर्थ रेट भी क्या होता है, तेज़ी से कम होता है। और ये जो है दोनों बराबर हो जाते हैं, लगभग आपके दोनों क्या होते हैं, कम हो जाते, दोनों ही कम हो जाते हैं, दोनों ही स्लो हो जाते हैं, और लगभग इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं।
जितना बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ हो रहा है, दोनों कम हो गए। इसलिए चौथे स्टेज को कहते हैं लो स्टेशनरी स्टेज कहते हैं, निम्न स्थिरता की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या है, लो है। इसको कहते हैं निम्न स्थिरता की अवस्था। आया समझ में? निम्न स्थिरता की अवस्था कहते हैं। क्लियर पॉइंट एकदम, कि यहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ तो रहा है लेकिन स्लोली बढ़ रहा है। आपका क्या हो रहा है, स्लोली बढ़ रहा है। स्लो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों ही कम हो गए, इसलिए इसको हमने क्या कहा, लो स्टेशनरी स्टेज का। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हो गए। तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या डिफरेंस है, फोर्थ में भी पॉपुलेशन कांस्टेंट थी लेकिन दोनों ही हाई थे, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। यहाँ पे भी पॉपुलेशन कांस्टेंटली है, ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन दोनों ही लो है। इसके कारण से इसको लो, इसलिए इसको हाई कहा था। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये चार अवस्थाएं ही मेन मानी गई है। कुछ लोगों ने बाद में पांचवी अवस्था जोड़ा। पांचवी अवस्था इसलिए जोड़ा कि कई देशों में पॉपुलेशन घटती जनसंख्या वाली अवस्था, पांचवी को क्या नाम देंगे हम लोग, घटती डिक्लाइनिंग, घटती जनसंख्या वाली अवस्था, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और डिक्लाइनिंग क्यों होगी, यहाँ पर अब क्या हो गया, डेथ रेट ज़्यादा हो गया बर्थ रेट की तुलना में। कुछ देशों में डेथ रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया बर्थ रेट की तुलना में। ज़्यादा मर रहे, पैदा कम हो रहे, तो पॉपुलेशन क्या होगी, कम। जैसे जापान, जर्मनी, जहाँ पर जापान, जर्मनी। फोर्थ स्टेज में आपके कौन आ जाएंगे, तो पूरे डेवलपिंग कंट्रीज आ जाएंगे, यूएसए, यूरोप की कंट्रीज सब इसमें आ जाएंगे, है ना। फोर्थ स्टेज में कौन आ जाएंगे, आपके जो है जितने भी यूएसए है और यूरोप की कंट्रीज है, सब किस में आ जाएंगे, आपके फोर्थ स्टेज में आ जाएंगे। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन स्टेज, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है यहाँ पे। तो क्यों हो रहा है डिक्लाइन, समझ में आ गया, क्योंकि डेथ रेट ग्रेटर देन बर्थ रेट, पैदा कम हो रहा है, मर ज़्यादा रहे। तो कुछ लोग इसलिए इस अवस्था को नहीं मानते, बोलते कि ये कुछ देर के लिए होती है। जैसी स्थिति आती है वहाँ की सरकारें क्या करती है, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देती है। हालांकि जापान, जर्मनी में नेगेटिव ग्रोथ रेट था, लेकिन फिर क्या करती है, वहाँ पे इंसेंटिव्स दिया जाता है। रसिया वगैरह इंसेंटिव्स दे रहा था, कि चाइना भी एक की जगह 2 कर दिया फिर से ना, 1 चाइल्ड पॉलिसी उसको हटा करके क्या कर दिया आपका, फिर से 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब 2 या 3 कर दिया, जो भी है बढ़ाने के लिए। तो जब ये स्टेज आता है तो सरकारें क्या करती है, बढ़ाना, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए वो इंसेंटिव्स देने स्टार्ट कर देती है, और इस तरीके से यह अवस्था कुछ समय में फिर से क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए कुछ लोग इसको नहीं भी लेके चलते, लेकिन आज की डेट में लेके चलेंगे। और यहाँ पे मैंने जन्म दर को फ्लक्चुएट किया हुआ है, बर्थ रेट को क्या किया है, फ्लक्चुएशन किया हुआ है। उसका कारण क्या है कि वही कि अचानक से बर्थ रेट कम हो गया तो वहाँ की सरकारें क्या करेंगी, बर्थ रेट बढ़ाने के लिए प्रमोट करेंगी, फिर बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा, क्योंकि लोग अब ज़्यादा बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। जैसे चाइना में कर तो दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ के जो यंगस्टर्स है वो अपने लाइफ में इंटरफेरेंस मानते हैं अधिक से अधिक बच्चों को, जो तो वो खुद ही नहीं चाहते कि अब ज़्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि उनको आदत हो गई है कम बच्चों के साथ रहने की, फ्रीडम ज़्यादा होता है करके। तो ये चाइना को फेस करना पड़ रहा है। अभी तक जब घटना स्टार्ट हो गई है ना, वो आपका जो 1950 से उन्होंने स्टार्ट किया था 49 के बाद से, तो अब घटना स्टार्ट हो गई है, पॉपुलेशन टोटल आपका कम होना स्टार्ट हो गई है। बुजुर्ग पॉपुलेशन क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो युवा भी तो चाहिए काम करने के लिए, बुढ़े लोग तो बस खा पी के घर में ही रहेंगे ठीक है, उनका रिस्पेक्ट के साथ में हम भी एक दिन बुढ़े होंगे, तो इसलिए, लेकिन रिस्पेक्टली वो किस में आते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं। काम करने वाली पॉपुलेशन कौन सी होती है, 15 से लेकर के 60 वाली होती है। तो वो नहीं रहेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका देश का, आपका लेबर कम हो जाएगा आपका, जो है कि नहीं। एनीवे, तो यहाँ पर ये 5th स्टेज हो गई। इस तरीके से ये सिद्धांत यही बताना चाहता है कि किस तरह से कोई पिछड़ा हुआ देश अर्थव्यवस्था
सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ देश, समय के साथ विकास होता है तो ये चेंजेस भी अपने आप आना स्टार्ट होते हैं और इस तरीके से वह कम जनसंख्या वाले में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। आया समझ में? तो ये मेन थ्योरी है। अब इसी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और कुछ एग्जांपल्स वगैरह स्लाइड्स में दिए होंगे तो उसको नोट कर लेना और उसको भारत और इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया थ्योरी? ठीक है। ये ग्राफ वही है, बीच वाला जो सैड एरियाज का नेचुरल इंक्रीज वाला बताया, ये वाला पूरा नेचुरल इंक्रीज वाला हो जाएगा। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को माइनस करेंगे तो बीच वाला कौन सा हो गया आपका नेचुरल इंक्रीज। कभी कभी ग्राफ प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन सी सेट में भी दे देगा, ग्राफ वाला क्वेश्चन बना देता है कभी कभी इस तरीके से। आया समझ में? टोटल पॉपुलेशन ये इस तरीके से बढ़ रही है, बाद में डिक्लाइनिंग हो गया आपका, ये नेचुरल डिक्रीज हो रहा है आपके इस कारण से। एग्जाम्पल्स नीचे भी मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपका ब्राज़ील है, इंडिया उन्हें थर्ड में ब्राज़ील इंडिया वगैरह का रखा था हमने जो है ना, यूएसए जापान फ्रांस, अब इसमें आ गए। जापान का माइनस में भी होने लगे, जापान जर्मनी वगैरह का, ये सब इसमें आ जाएंगे आपके। तो ये ग्राफ समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। इसमें एक ग्राफ और बन जाता है, ग्रोथ रेट का ग्राफ बनता है। यदि ग्रोथ रेट का बनाएंगे तो लगभग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, फिर अचानक से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम होने स्टार्ट होती है और फिर कम होते जाती है। तो एक ठीक इधर भी जाने हैं, पुराना डायग्राम होगा किसी कहीं से, मैंने गूगल से लिया है ना, तो पुराना डायग्राम बना होगा तो उसमें रख दिया होगा। तो जहाँ भी मैंने डाला थर्ड में आ जाएगा, कारण बता दिया मैंने 1.67 2 से कम हो गया है कि नहीं, तो इसलिए तो ये हो गया। फिर पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रोथ रेट होता है, बढ़ता ही है आपका जो फिर कम होने स्टार्ट। एक ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला होगा, जनसंख्या वृद्धि दर वाला होगा। एक ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से बन के ऊपर से नीचे जाएगा, समझ गए? ये कांस्टेंट लगभग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, फिर बढ़ जाता है, फिर लगभग बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है आपकी जो है धीरे धीरे कम होना, आपका जो है माइनस में चली गई तो कम होना स्टार्ट हो गया। आया समझ में? तो एक ग्राफ यहाँ पे कहीं पे दिया होता है, ये भी बनता है वैसे। ये टोटल पॉपुलेशन वाला है, जो बीच वाला बन रहा है वो कौन सा वाला है? टोटल पॉपुलेशन वाला है। तो ये कभी कभी ग्राफ ही पूछ देता है, प्रीलिम्स वगैरह में भी ग्राफ। स्टेज एक बार पूछा था प्रीलिम्स के एग्जाम में कि स्टेज को अरेंज करने बोला था, 4 नाम दिए थे, चारों को सीक्वेंस अरेंज करना था। हाई स्टेशनरी स्टेज, लो स्टेशनरी स्टेज, एक्सप्लोजन या लेट एक्सपेंडिंग स्टेज और अर्ली एक्सपेंडिंग, 4 नाम दिए थे। जीएस के पेपर में प्रीलिम्स में पूछ दिया था, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये वाला ग्राफ। आया समझ में? कोई समस्या साक्षी? ठीक है। बाकी ये सब चीज़ मैं भेज दूंगा। हाँ, ग्रोथ रेट। बाकी ये मैंने समझाया फर्स्ट में, ये सब समझा चुका हूँ, इसको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। कारण भी दे दिया मैंने, लैक ऑफ आपके जो है हेल्थ फैसिलिटीज़, बार बार महामारी, निर्वाह, कृषि अवस्था, सबके कारण से जनसंख्या वृद्धि क्या होती है फर्स्ट स्टेज में धीरे होती है, राइट आपका। तो ये जो समझाया वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको मैं स्लाइड भेज दूंगा ग्रुप में, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेज सेकंड ये पॉपुलेशन, द्वितीय चरण प्रारंभिक विस्तार, अर्ली एक्सपेंडिंग वाला हो गया। यहाँ पे जन्म दर ज़्यादा होती है, मृत्यु दर क्या होती है, इससे गिरने लगती है, बताया था। सेकंड स्टेज में तो पॉपुलेशन हाईली रैपिडली बढ़ती है। ये कारण वही है, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है, लेकिन सामाजिक मानदंड जन्म दर को ऊँचा रखते हैं, इसलिए पॉपुलेशन क्या होता है, विस्फोट होता है। आया समझ में? प्रिंटेड नोट्स में भी दिया है, तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है। थर्ड स्टेज जो बताया मैंने लेट एक्सपेंडिंग वाला है, तो ये सब चीज़ जो समझाया मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बस समझ में, एग्जाम्पल भी लिखा है, इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील थर्ड में आपका है ना, सेकंड में कुछ नाम दिया है, मिनी अफ्रीकन कंट्रीज, अफगानिस्तान वगैरह किसमें है आपके जो है अफ्रीकन कंट्रीज एंड अफगानिस्तान वगैरह सेकंड स्टेज में। पहले वाले कुछ एग्जाम्पल दिया है, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स वही बताया मैंने, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स वगैरह आ जाएंगे। प्री इंडस्ट्रियल यूरोप वगैरह में पहले इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड से पहले ये स्थिति थी। या इंडिया की बात करें तो 1921 से पहले मिलेगी। क्लियर है? ये आपका फोर्थ स्टेज है, इसमें यूएसए, कनाडा, चाइना सब। चाइना फोर्थ में आगे बताया ना मैंने, चाइना फोर्थ में आ गया होगा, थर्ड में था पहले।
इंडिया थर्ड में आया, चाइना फोर्थ में चला गया, तो चाइना को फोर्थ में डाल देना है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब सेकंड में आ जाएंगे अभी भी, है ना। अफ्रीका के बहुत सारे, नाइजीरिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये सब किस में आएंगे आपके, सेकंड में आएंगे। समझ में आया। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सिर्फ साउथ अफ्रीका को छोड़ दो लगभग, ठीक है। एक आध होगा तो इजिप्ट होगा, जो दो डेवलप कंट्रीज में ठीक ठाक रहते हैं, साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट। तो बाकी सब लगभग सेकंड में ही मिलेंगे आपको। तो ये हो गया आपका फोर्थ में। तो फोर्थ में यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगे, यूएसए, कनाडा, चाइना, और यूरोपियन कंट्रीज जितने भी लगभग फोर्थ में आ जाएंगे। आगे बस समझ में, जो शून्य जनसंख्या वृद्धि के करीब है लगभग, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग वहाँ पे क्या है, बहुत कम हो गया है। और पांचवा चरण डिक्लाइनिंग वाला है, तो ये माइनस में है, तो जर्मनी, जापान वगैरह इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जापान, जर्मनी, इटली वगैरह में देखा जाता है। लेकिन मैंने फिर से कहा, वहाँ की जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रयास स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये स्टेज जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए कुछ लोग पाँचवें स्टेज को कंसिडर नहीं भी करते हैं, तो उसके पीछे का कारण ये है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन। क्या होता है भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, शहरीकरण बढ़ता है, महिलाओं की शिक्षा बढ़ती है, तकनीकी प्रगति बढ़ती है। तो इसके कारण से क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। बर्थ रेट, डेथ रेट में चेंज क्या होता है, डेथ रेट गिरावट क्या होती है, क्योंकि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ती है, टेक्नोलॉजिकल, है कि नहीं। तो डेथ रेट कम होता है। बर्थ रेट कम क्यों होता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन के कारण से भी बर्थ रेट कम होता है। महिलाओं की स्थिति, शिक्षा बढ़ती है, महिलाएं आत्मनिर्भर होती है, महिलाएं डिसीजन मेकिंग में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, तो बर्थ रेट भी अपने आप क्या होता है, कम होने लगता है कि नहीं। तो इन सब कारणों से चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। फिर राज्य की भूमिका भी होती है, सरकार एक पॉपुलेशन पॉलिसीज बनाती है ना, भारत ने बनाया, हालांकि हमारे कंपलसरी नहीं किया गया, हम दो हमारे दो का नारा दे करके प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन चाइना ने क्या किया, स्ट्रिक्टली वन चाइल्ड पॉलिसी ला दी। आप कह जो एक ही बच्चा होगा, दूसरा होगा तो फिर सीधा फांसी की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। तो चाइना जैसे कंट्री ने स्ट्रिक्टली ला दिया था, आप क्या जो वन चाइल्ड पॉलिसी, तेज़ी से डिक्लाइन हुआ, है कि नहीं। तो स्टेट की रोल भी होता है। तो इस तरीके से ये सब कारण है। आलोचना देख लेते हैं। आलोचना वही है कि ये यूरोपीय देशों पर आधारित है, तो भारत या इंडिया, भारत या अदर कंट्रीज में लागू होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा इसकी आलोचना की जाती है। बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी इज गिवन ऑन द बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। तो जरूरी नहीं कि वहाँ की जोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल कंडीशंस अलग रही है। भारत और अदर डेवलपिंग कंट्रीज से सोशल कल्चरल कंडीशंस क्या रही है, अलग रही है। तो एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जरूरी नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी आलोचना की जाती है। पॉइंट बस लिख लो, यूरोपियन बायस्ड मतलब यूरोपियन स्टडीज़ पर डिपेंडेंट है या बेस्ड है। रोल ऑफ माइग्रेशन को इग्नोर किया गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ बर्थ रेट, डेथ रेट से नहीं होती है, माइग्रेशन से भी होती है कि नहीं। और समय अलग अलग हो सकता है। अब टाइम यूरोप में 200 साल लगे, एशिया अफ्रीका में जल्दी हो गया। आया समझ में राहुल, थ्योरी समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन थियरीज। चले आगे। क्या प्रियांशु, तुम्हारे बाकी लोग ऑप्शनल डिसाइड करना छोड़ दिए क्या? उदित और ये सब लोग भी, अभिषेक कहाँ चला? वो तो ऑप्शनल वाला है, वो भी गायब हो गया। लो ना क्लास, बाद में फिर
दोष देंगे। ये सब टॉपिक है, पढ़ लेंगे तो पढ़ ही लेंगे। अब फिर अब ये कब चलेगा, जब फिर से फिजिकल ख़त्म होने के बाद। हाँ भेज दूंगा, मैं स्लाइड भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। इंडियन कंटेक्स्ट में इसके एप्लीकेशन क्या है, तो इंडिया में मैंने कहा अभी ओवरऑल इंडिया को रखेंगे तो किस में रखते हैं, थर्ड में रखते हैं, है कि नहीं। उसका भी लास्ट हम लोग चौथे में एंटर करने वाले होंगे हम लोग भी, आपका जो है। लेकिन स्टेट वाइज डिफरेंट भी मिलता है ना। भारत में ओवरऑल देखेंगे तो भले थर्ड में रख दे, लेकिन स्टेट वाइज देखेंगे तो डिफरेंस मिलता है। जैसे केरल और तमिलनाडु फोर्थ स्टेज में मिलेंगे, केरल और तमिलनाडु कहाँ मिलेगा आपका, फोर्थ। और लेकिन बिहार यूपी जाएंगे तो थर्ड ना। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, कितना परसेंट है छत्तीसगढ़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, नहीं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट परसेंटेज एनुअल या डिकेड वाला कुछ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भी मेरे ख्याल से थर्ड में ही होगा, ठीक है, और इतना ज़्यादा नहीं है। बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसको कहते हैं हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना। जैसे इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, साक्षी होता है 15 से 60 साल के बच्चों को कहा जाता है। ये वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम करके कमा करके लाती है खिलाती है, समझ गए। तो ये जितनी ज़्यादा होगी वो हमारे लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। तो इंडिया में अभी लगभग ये 45% हमारा मिलता है, इसलिए इंडिया को हम लोग अभी थोड़ा सा सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले कंट्री है, ठीक है। तो लेबर ज़्यादा है, लेकिन ये समस्या भी बन जाती है कब, यदि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हो तो इनको सही समय पे सही काम ना मिले तो फिर क्या करेंगे, उत्पाद भी मचाएंगे, है ना। एनर्जी वाले 15 से 60 वाले एनर्जी वाले बच्चे हो तुम लोग, अब सही समय पे सही काम नहीं मिलेगा तो एनर्जी को कहीं और नकारात्मक चीज़ों में लगाओगे। तो इसीलिए इनको पर्याप्त ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इन सब सुविधाओं के द्वारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना इनके लिए ज़रूरी होता है, तभी जाके डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा होता है। नहीं तो फिर नुकसान पहुंचाने में भी देर नहीं लगती, बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर। चले आगे। तो ये इंडियन कंटेक्स में हो गया, लगभग सेम आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंटेक्स में है। स्टेज केस स्टडी में वही है। स्टेज फोर्थ में आपका केरला, तमिलनाडु, गोवा, सेकंड में महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, थर्ड में है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सेकंड और थर्ड दोनों की ट्रांजिशन पर है ये। तो ये भी एक है आपका इंडिया में अलग अलग। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया एक्सप्लेन द थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, भारत के विशेष संदर्भ में जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो भारत के विशेष संदर्भ में जब पूछेगा तो ये सब एग्जाम्पल दे करके थोड़ा सा बता देना है। आया समझ में, तो इसलिए इसको मैंने दिया है, स्लाइड में भेज दूंगा, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल बच्चे जो जन्म लेते हैं उसको कहती है। ये भी एक दिन मैं वर्ड बता दूंगा, हालांकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ आकांक्षा, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कौन कौन से है, चार में हमारे तो वही साउथ वाले राज्य केरला, तमिलनाडु, गोवा जाते फोर्थ में, बाकी ऑलमोस्ट थर्ड में डाल देना सबको कोई, ठीक है। ऑलमोस्ट थर्ड में आएंगे, सेकंड में तो मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं, ठीक है। सेकंड वाले, ये वाले सेकंड हालांकि 2 से ज़्यादा है इनका, लेकिन अब कम हो गया होगा मेरे ख्याल से, नया डेटा आएगा तो 2 से कम हो गए होंगे। जिसका भी 2% से ज़्यादा होगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड में, 2 से कम हो गए तो फिर थर्ड में, और 1 से कम है तो फोर्थ में, 1 से कम हो गया तो किस में आ जाएंगे अब, फोर्थ में। तो ये जब सेंसस आएगा हमारा तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने हिसाब से भी दिमाग लगा के डाल सकते हो, ऐसे समझ में। 2 से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में आ जाएंगे, 2 से कम है, 1 से 2 के बीच में है तो थर्ड में आएंगे, और 1 से भी कम हो गया तो फिर हम लोग उसको किस में डाल सकते हैं, फोर्थ में डाल देते हैं। आया समझ में, ये चीज़ें। विकासशील देशों में कभी कभी पूछ देता है, स्पेशली पूछेगा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन कॉन्टेक्स्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज में क्या रिलेवेंसी है, डेवलपिंग कंट्रीज में कहाँ पर लागू होगा नहीं होगा। तो इसमें भी वही, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये जो थ्योरी डेवलप हुई है यूरोपियन पॉपुलेशन के स्टडीज़ पर बेस्ड है, तो एज इट इज डेवलपिंग कंट्री में हम इसको कैसे अप्लाई करें, बिकॉज ऑफ वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन, सोशल कल्चरल कंडीशंस। यूरोप और विकासशील देशों की क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की अलग अलग है।
लेकिन इसके बावजूद भी एक सामान्य, एक जनरल जो आपका फॉलोइंग है लगभग सभी पॉपुलेशंस में दिखाई देती है कि धीरे धीरे जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फिर धीरे से सोशल डेवलपमेंट होता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग बर्थ रेट, डेथ रेट में क्या होता है, चेंज आना स्टार्ट होता है। बस टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। टाइम पीरियड क्या हो सकता है आपका जो है, टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। किसी को 50 साल लगेंगे फर्स्ट से सेकंड आने में, किसी को उससे ज़्यादा या कम लग सकते हैं। तो टाइम पीरियड भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय के साथ इस तरीके के चेंजेस आना क्या होता है, स्वाभाविक है, चेंज आना प्रारंभ हो ही जाता है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जाता है कि टाइम पीरियड्स आपका अलग अलग, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़्यादा टाइम लगा, हम लोग जल्दी आ गए क्योंकि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल पे तुरंत ध्यान दिया। चाइना जल्दी पहुँच गया सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में, क्योंकि उसने बाकायदा पॉपुलेशन कंट्रोल पे क्या किया, स्ट्रिक्टली रूल पॉलिसी बना करके फॉलो किया। आया समझ में? तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इसी को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। यदि क्वेश्चन आएगा, आया भी है मेरे ख्याल से, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में रिलीवेंसी क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, विकासशील देशों में डीटीडी पर बहस का प्राथमिक कारण यह है कि संक्रमण अनुक्रम यूरोपीय मॉडल से भिन्न है। संक्रमण अनुक्रम का मतलब यूरोप में जो संक्रमण हुआ है और विकासशील देशों में जो संक्रमण होगा वह डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि दोनों का सोशल कल्चरल कंडीशंस अलग है। समझ पा रहे हो ना भाई, दोनों का सोशल कल्चरल कंडीशंस अलग है आपका जो है। जैसे यदि ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो वहाँ सोशल डेवलपमेंट पहले से, महिलाओं की स्थिति पहले से अच्छी है, डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की स्थिति पहले से अच्छी है। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो मातृत्व प्रधान समाज है, वहाँ पे माताएं निर्णय लेती है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी आएगा, सोशल डेवलपमेंट तुरंत पहले से है वहाँ पे ऑलरेडी, तो जल्दी से पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी। है ना बात समझ में? तो इस तरीके से तो इंटरनल था जो औद्योगिक क्रांति से प्रेरित था। विकासशील देशों में यह अक्सर बहिर्जात, बाहरी कारणों से होता है। आयातित चिकित्सा का मतलब बाहर से हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू यह धीरे धीरे क्या होने लगता है, आपका पॉपुलेशन जो डेथ रेट है वह कम होने लगती है आपकी जो है। तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया गया है। रिलीवेंसी के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेथ रेट्स, तो ये हम प्रेडिक्टेबिलिटी कर सकते हैं किसी भी देश को। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हेल्थ फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं क्या होंगी, वहाँ पे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगी, तो डेथ रेट तुरंत क्या होगा, आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे डेथ रेट कैसे कैसे चेंज होगा। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होते जाएगा डेथ रेट गिरते जाएगी, और साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट होगा तब जाके बर्थ रेट क्या होगी, आपकी गिरेगी। मिडिल ईस्ट में जैसे है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है तो डेथ रेट वहाँ पे कम होगी, लेकिन अभी भी बर्थ रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है, 4 शादी का प्रोविज़न है वहाँ पर, तो बर्थ रेट वहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हो गई है कि नहीं। महिलाओं की स्थिति डिसीजन मेकिंग उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो बर्थ रेट वहाँ अभी भी ज़्यादा मिलती है आपकी जो है, क्योंकि वहाँ पे कल्चरल फैक्टर रोल प्ले करता है। तो सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर से ही काम नहीं चलता है, वहाँ का सोशल कल्चरल स्टेटस क्या है, उसकी जो आइडियोलॉजी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। आया समझ में? तो ये आपका पॉइंट है। सिद्धांत ये सही भविष्यवाणी की थी कि बेहतर स्वच्छता चिकित्सा के कारण मृत्यु दर पहले गिरेगी। भारत में भी यही हुआ और बाकी कंट्री में भी लगभग ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। आया समझ में? शहरीकरण प्रजनन क्षमता, शहरीकरण बढ़ता है तो फर्टिलिटी भी क्या होती, कम होने लगती है ना। शहरों में रहने वाले लोग अच्छा जीवन स्तर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कम से कम बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो शहरों में रह करके बहुत ज़्यादा आपका बर्थ रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसीलिए शहरीकरण जैसे ही बढ़ेगा बर्थ रेट अपने आप क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन और फर्टिलिटी रेट का भी संबंध उन्होंने जो बताया था वो आज भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इस थ्योरी में जो बताया गया प्रैक्टिकल में भी कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका जो है एप्लीकेबल दिखता है। आ रही बात समझ में? ना, रिलीवेंसी का मतलब ही है, जैसे ये वर्ड आपका आता है हमेशा रिलीवेंसी, तो रिलीवेंसी का मतलब होता है कि कहाँ तक एप्लीकेबल है टुडेज वर्ल्ड में और कहाँ तक एप्लीकेबल या किन कारणों से एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल है या नहीं है तो कहाँ तक है बता देना है, और 100% एप्लीकेबल तो नहीं हो सकता, सोशल साइंस है आपका जो, तो कुछ पॉइंट्स में एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है, तो दोनों को डिस्कस कर देना है। तो रिलेवेंसी आपकी क्या हो जाती है,
है ना। जैसे मैं आप लोग कोचिंग ले रहे हो तो आपकी सफलता में कोचिंग संस्थानों की क्या प्रासंगिकता है, क्वेश्चन आ गया। तो कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव ज़्यादा लगे तो पॉजिटिव लिख देना, नेगेटिव ज़्यादा लगे तो नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा ही नेगेटिव है या 100% अच्छा ही अच्छा है भी नहीं कर सकते। हाँ अच्छा है, लेकिन कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, फीस ज़्यादा है कई जगह पे, है ना। कई जगह पे टाइम पे सिलेबस नहीं होता, टाइम पे क्लासेस नहीं होती, ये सब भी कमियाँ है आपका जो। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो रिलेवेंसी दिखाई देगी। मैंने कहा ना कि 1000 बच्चे सिलेक्शन लिए होंगे, इस 1000 में 990 बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कोचिंग गाइडेंस लिए हुए। सिर्फ 10 बच्चे होंगे जो कोचिंग गाइडेंस से ज़्यादा पर्सनल आपका जो है कहीं से गाइडेंस लेकर के पास हुए होंगे। तो 990 तो कहीं ना कहीं कोचिंग करके ही हो रहे है ना। लेकिन हाईलाइट कब हो जाते हैं, 10 लोग ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, कि बिना कोचिंग के भी। तो कई लोग को मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हम भी बिना कोचिंग के कर लेंगे। तो लेकिन ठीक है, यदि आपके पास सुविधाएं नहीं मिल रही तो हार नहीं मानना है, वो बात अलग है। लेकिन कोचिंग का कहीं ना कहीं योगदान तो होता ही है। अब इस थ्योरी को समझाने में जितना मैंने 3 घंटे सुबह उठ के स्लाइड बनाई और पिछले 20 सालों से पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी समझ जो मेरे में है वो तुम में 2 घंटे में 20 घंटे में आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। तो उतना जो 20 साल की समझ है उसको मैं आप लोग को 2 घंटे में दे रहा हूँ। तो वो बस फ़ायदा है आपका कोचिंग का जो है, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो ये हो गया आपका रिलेवेंसी में क्या लिखना है। तो शहरीकरण का भी प्रजनन पे प्रभाव जो उन्होंने बताया था सही है। जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में कि कार्यशील आयु जितनी ज़्यादा होगी वह क्या करेगा आपका जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले करेगा, ग्रोथ के लिए रोल प्ले, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रोल प्ले करेगा, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी हम इसका यूज देख सकते हैं। अब आलोचना या इरिलेवेंट कहाँ पर है, तो वही फिर से कि ये बेस्ड किस पर है, आपका यूरोपियन कंट्रीज पर बेस्ड है। और कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर ये इरिलेवेंट है, जैसे संक्रमण की गति अलग अलग हो सकती है। यूरोप में 150 साल है, डेवलपिंग कंट्रीज में 40 से 50 साल में हो गई, टाइम पीरियड अलग हो सकता है। तो यहाँ पे इरिलेवेंट है आपका। हम ये नहीं कह सकते कि सभी देश सिमिलरली क्या होंगे आपके जो है ट्रांजिट करेंगे, संक्रमण करेंगे। सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है, सोशल कल्चरल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, राइट। इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज से उनके पास हेल्थ फैसिलिटी उतनी नहीं थी, इम्पोर्ट करके WHO आदि के द्वारा क्या किया जाता है आपका जो हेल्प किया जाता है, तब जा करके वो डेथ रेट में गिरावट आती है। मतलब हम पे दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। कल्चरल परसिस्टेंस बताया मैंने। नाइजर भारत के कुछ हिस्सों जैसे देशों में गिरती DR के बावजूद धार्मिक सांस्कृतिक कारणों से बर्थ रेट अभी भी क्या बना हुआ है, ऊंचा बना हुआ है। जैसे बिहार UP में अभी भी ज़्यादा है कि नहीं। मैंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश में अभी भी ज़्यादा है। मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन अभी भी बर्थ रेट वहाँ पे क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलता है। कल्चरल फैक्टर्स वहाँ पर, रिलीजियस फैक्टर्स में रोल प्ले करता है। तो इसलिए ये कहना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा और बर्थ रेट डेथ रेट गिरेगा, ये भी पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं है। आया समझ में? तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। और लास्ट है द स्टॉल फैक्टर, ठहराव का कारक। कुछ राष्ट्र गरीबी के जाल के कारण दूसरे तीसरे चरण में अटक जाते हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा गरीबी है तो फिर एक समय के पश्चात टेक्नोलॉजी, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ नहीं पाती है और वो सेकंड थर्ड स्टेज में ही बने रहते हैं कई कारणों से, तो उसको कहा गया। तो ये कुछ कमियां भी है, तो इसी को रिलेवेंसी, नेगेटिव पॉइंट्स, क्रिटिसिज्म पूछेगा तो डाल देना है। और फाइनली कंक्लूजन यही है कि पॉपुलेशन के लिए कोई भी यूनिवर्सल रूल नहीं बना सकते हम लोग, कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बना सकते, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सोशल कल्चरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जोग्राफिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है ना। आप अपने आसपास पड़ोस में देख लीजिए, किसी के 2 बच्चे, किसी का 1 ही है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप, अच्छा खासा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लेकिन 1 ही बच्चा है ना, उससे ज़्यादा होने चाहिए लेकिन 1 ही है। कई खिलाने के घर में पैसे नहीं होते लेकिन 2 3 4 लगे हुए, है ना। लड़के की चाहत में आज भी हमारे समाज में देखेंगे तो एक लड़का हो जाए, रहता है ना दिमाग में सबके, वो फाइनली बाद में जा कर के लगता है कि नहीं अब रिस्क लेना खतरा है, तब जा कर के स्टॉप होता है। नहीं तो एक लड़का हो जाए कि चाहत में 3 4 लड़कियां हो जाती है कि नहीं। तो वो आज भी हमारे समाज में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स भी, जबकि हम जानते हैं कि 3 को ही ठीक से पाल पोस के बड़ा करना है, 2 को ही पाल पोस के बड़ा करना हमारे इनकम के बेस पर जो है उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लड़के की चाहत में
एक दो एक्स्ट्रा हो जाते कई घरों में, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें रोल प्ले करती है, तो इसीलिए हम यूनिवर्सल रूल नहीं बना सकते, लेकिन हाँ एक आइडिया दे देती है कि कैसे समय के साथ कहाँ की पॉपुलेशन कैसे चेंज होगी। तो उसके समझने के लिए थ्योरी क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। तो कोई भी क्वेश्चन आया होगा इसी के बेस पे आया होगा, एक बार क्वेश्चन लेके जरूर आना। लाए हो राहुल? क्वेश्चन रोज देख के लाया करो ना भाई, कल वाला पढ़ाया था तो कम से कम आज लेके आया करो। बाकी बच्चे भी है ना, बाकी बच्चे भी जो नए हैं अभी स्टार्ट किए हैं, और बाकी जो पुराने हो गए उनको तो लाना ही चाहिए। अब कल टॉपिक पढ़ाया था मैंने पॉपुलेशन के 2-3 थ्योरीज, तो सबके क्वेश्चंस तुम्हारे जो आए हुए कम से कम एक बार लेके आए हो कि मार्क्स ने क्या कहा, माल्थस सिद्धांत में कौन से क्वेश्चंस आए हुए, तो साथ साथ क्या हो जाएंगे आपकी खुद का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और एक बार और मैं बता दूंगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि इसका आंसर आराम से ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में। तो ये कम से कम क्वेश्चन लाने की जिम्मेदारी, जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ दूसरे दिन उसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैंने कहा ना आसान है आज की डेट में, जाके सीधा डाल देना। आपका एआई में गूगल में डाल दो या एआई में डाल दो कि इस टॉपिक से रिलेटेड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2013 to 25 डाल दो, तो आए हुए क्वेश्चंस को एक जगह लाके दे देगा, 1 मिनट का 1 क्लिक की दूरी पर है। फिर दूसरा डाल दो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बना के दे दो, बना के नए क्वेश्चन भी दे देगा। तुम लोग के लिए पढ़ना आसान हो गया, बस थोड़ा सा एआई का सही तरीके से यूज करना सीखना है। आ रही बस समझ में। तो उससे आपके पास कई सारा समय बच जाता है ना, कंटेंट मेरे पास भी बच जाता है, मेरे लिए पढ़ाना आसान हो गया। पहले बुक्स खोलो नोट्स, ठीक है, और फिर नई चीज़ जोड़ने के लिए 10 बुक उल्टाओ वाला काम होता था। अब कोई भी चीज़ है तो एक बार डाल दो, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ डाल दो, कोई ना कोई खंगाल के पूरा दे देता है। तो मेरे लिए भी आसान हो गया पढ़ना पढ़ाना। तो इसलिए आने वाले समय में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आपकी जो है ज़्यादा बढ़ते जा रही है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से एआई का भी अच्छे से यूज करो। कुछ एक आध दो जगह गलतियाँ